साउथ एशिया की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा पेचीदा है। देयर नो कॉमन फ्रेंड्स एंड देयर नो कॉमन एनिमीज। कब कौन सत्ता से बाहर चला जाए, कब वो वापस आ जाए, कब कौन कंट्री एंटी इंडिया हो जाए, कब वो कंट्री प्रो इंडिया हो जाए, इसके बारे में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। बिकॉज साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है लोकल पॉलिटिक्स। लोकल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर देश के फॉरेन पॉलिसी में। आप कई महीनों से बांग्लादेश के बारे में सुन रहे होंगे कि किस तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से मोहम्मद यूनुस अपने लोकल पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए इंडिया के प्रति उतने फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज एक तरीके का बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इस समय। बांग्लादेश के पहले जो एक कंट्री साउथ एशिया में जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही थी वो मालदीव्स थी, बिकॉज मालदीव्स में 2023 में इलेक्शन हुआ था एंड दिस पर्सन बिकेम द मालदीव्स प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मोहम्मद मुइजू। और इनका जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन था वो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे बना था। हमेशा से ये प्रो चाइना और इंडिया के विरोध अपना बातें किया करते थे। इनफैक्ट जब वो चाइना गए थे तो वहां भी उन्होंने इंडिया को बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो आप क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज यही मोहम्मद बुइजू इंडिया आने के लिए काफी डेस्परेट हैं। और इनसे जब पूछा गया कि आप इस तरीके की एंटी इंडिया कैंपेन क्यों चला रहे थे, तो मोहम्मद बुइजू ने सरप्राइजिंगली ये कहा कि हमने तो ये कभी कहा ही नहीं है। हमने कभी भी इंडिया आउट पॉलिसी को नहीं फॉलो किया है। तो ये बताता है कि किस तरीके से समय घूम फिर के बदल जाता है। मोहम्मद मुइजू जो हमेशा से एक प्रो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किए हैं, आज अपने कंपल्शंस की वजह से आज उनको इंडिया के प्रति काफी ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। तो आज इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मालदीव्स में चल क्या रहा है। आगे बढ़ने के पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मालदीव्स इंडिया का रिलेशंस का थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। अगर 2013 से 18 की बात करें तो ये रिलेशन के लिए काफी अच्छा नहीं था इस समय, क्योंकि पीपीएम जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स थी ये पावर में थी और ये हमेशा से प्रो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी रखती है। इसके लीडर थे अब्दुल्ला यमीन, इसलिए इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। ये सिमिलर तरीके से आप सोच सकते हैं बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश में है, जब वो 1996 से 2001 के बीच में रही थी तो हमारा उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। 2018 में इंडिया के लिए काफी लकली एक अच्छा इलेक्शन रहा, बिकॉज इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव्स के अगले प्रेसिडेंट बने, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। इनको सपोर्ट किया नशीद, जो कि एक अगेन प्रो इंडिया लीडर है। तो 2018 से 23 एक तरीके से आप इसको बांग्लादेश से जोड़ोगे तो अवामी लीग वाला टेन्योर था, इंडिया के लिए काफी अच्छा था। इंडिया के इंटरेस्ट काफी अच्छे से फुलफिल हुए थे। लेकिन 2023 की जो इलेक्शन थी उसमें एक नई पार्टी जिसका नाम है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर है मोहम्मद मुइजू, ये चुनाव जीतकर आते हैं और ये उस पार्टी के साथ कोalition करते हैं जो आप देख सकते हैं ये पीपीएम वाली पार्टी है, इनके साथ ये कोalition करके सरकार बनाते हैं। और जब से मोहम्मद मुइजू पावर में आए तो जो पुराने लीडर थे अब्दुल्ला यमीन जो जेल में थे उनको छोड़ दिया जाता है। सेम चीज आप बांग्लादेश से देख सकते हो कि जैसे अवामी लीग की सरकार गई, मोहम्मद यूनुस आए, खालिदा जिया को जेल से हटाकर हाउस अरेस्ट में डाला गया, वैसे ही सेम यहां पे जो पुराने ऑपोजिशन के लीडर थे अब्दुल्ला यमीन जो जेल में थे करप्शन के चार्जेस में, उनको जेल से हटाकर हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। तो ये बताता है कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा सिमिलैरिटी है। ये क्यों सिमिलैरिटी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग ब्रांच में हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं। प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन पर्टिकुलर डेट्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस केवल कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स ही नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जब से मोहम्मद मुइजू पावर में आए हैं तो ये एक तरीके से क्लियर कट अपने फॉरेन पॉलिसी को चाइना के प्रति काफी ज्यादा फेवरेबल किए हैं। ये क्यों दिखता है, बिकॉज हमेशा से मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनका पहला विजिट इंडिया रहता था।
बट इस बार जब से मोहम्मद मुइजू चुन के आए तो वो इंडिया नहीं विजिट किए, रादर ये पहला विजिट टर्की करते हैं, अगेन एक कंट्री जो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को कई सालों से अपना रहा है। और दूसरा विजिट करते हैं वो चाइना, जहां पर वो शी जिनपिंग के साथ मिलकर अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप विच एनी टू कंट्री कैन हैव। इन्होंने चाइनीज को कहा कि आप जो टूरिस्ट्स हैं, जो चाइनीज टूरिस्ट मालदीव्स में आते हैं, वो अभी सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं, इंडियंस फर्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं। तो इन्होंने चाइनीज टूरिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस से आएं और अपने टॉप स्पॉट को रिक्लेम करें। साथ ही साथ मालदीव्स ने वन चाइना प्रिंसिपल के प्रति कमिटमेंट किया और बीआरआई प्रोजेक्ट में स्पॉन्सरशिप और फर्दर कोऑपरेशन करने की बात की। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये हिपोक्रेटिक है, बिकॉज मालदीव्स आज इसी बीआरआई के कर्ज में डूबा हुआ है और यही मोहम्मद मुइजू अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूलकर अपना पर्सनल इंटरेस्ट और एंटी इंडिया ऑब्सेशन की वजह से बीआरआई प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं। तो इन्हीं की वजह से इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो टर्बुलेंट हो गया और मोहम्मद मुइजू इससे पीछे नहीं हटे, डायरेक्टली इन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलाया। जैसे वो चुन के आए, और इनफैक्ट चुनने के पहले ही उन्होंने हमेशा से कहा था कि इंडिया के जो भी मिलिट्री प्रेजेंस हैं उनको यहां से हट जाना चाहिए, और इंडिया का कुछ खास मिलिट्री प्रेजेंस भी नहीं था। इंडिया ने कुछ एयरक्राफ्ट्स को गिफ्ट किया था मालदीव्स में और उसको चलाने के लिए हमारे कुछ बेसिक सोल्जर्स थे, उनको इन्होंने कहा कि इनको यहां से हटा देना चाहिए, प्राइमरली जस्ट अपने लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। एनएसए लेवल का मीटिंग था कोलंबो कॉन्क्लेव मॉरिशस में, उसमें मालदीव्स नहीं आए, मालदीव्स प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आए पहले मीट के लिए। और सरप्राइजिंगली ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये क्लियर कट बताता है कि कितना ज्यादा इनको एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी से ऑब्सेशन था। जब ये चाइना गए शी जिनपिंग से मिलने तो उनके सामने कहते हैं कि वी मे बी स्मॉल बट वोंट बी बुलेट, कि हम हो सकता है छोटे हैं बट हमें कोई बुली नहीं कर सकता है। एक तरीके से क्लियर कट मैसेज था इंडिया के लिए। तो आज ये मोहम्मद मुइजू कहते हैं कि हमने तो कभी एंटी इंडिया इंडिया और पॉलिसी कहा ही नहीं है। तो ये क्यों कहा है मोहम्मद मुइजू ने, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि रीसेंट टाइम्स में जब से मालदीव्स की चुनाव खत्म हुई है, जब से इलेक्शन खत्म हुआ है, बिकॉज पहले 2023 में प्रेसिडेंट की चुनाव थी, 2024 में पार्लियामेंट की चुनाव थी, अब दोनों खत्म हो चुकी है। अब मालदीव्स के जो लीडर हैं उनको हकीकत से सामना करना पड़ रहा है कि इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब जो रियल मुद्दे हैं वहां के लोग के लिए उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो इसीलिए मोहम्मद मुइजू अब अपने फॉरेन पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन किए हैं और वो एक तरीके से इंडिया की जो रेटोरिक है उसको अब खत्म कर रहे हैं। ये कैसे हमें समझ में आता है, तो मुइजू जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी में विजिट किए, और अब ये जो आज न्यूज बन रहा है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मोहम्मद मुइजू का एक तरीके से कॉन्फ्रेंस था, वहां पे उनका जब पूछा गया कि आपका इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति क्या स्टैंड है, तो देखिए क्या कहते हैं। पहला चीज उन्होंने कहा कि इट वाज रॉन्ग फॉर द डेप्यूटी मिनिस्टर्स टू इंसल्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपको पता होगा कि मोहम्मद मुइजू के खुद के मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ काफी गलत चीजें कहा था। उसके बाद मोहम्मद मुइजू का आज ये कहना है कि काफी गलत था, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंसल्ट किए हैं ये गलत था। और जब से मोहम्मद मुइजू अब इंडिया आने वाले हैं तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर सरप्राइजिंगली रिजाइन भी कर दिए हैं पीपल्स नेशनल कांग्रेस से। तो ये बताता है कि मोहम्मद मुइजू ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। इसके अलावा मोहम्मद मुइजू ये भी कहते हैं कि हमारा केवल इतना ही प्रॉब्लम था इंडिया के साथ कि मालदीव्स के जो लोग हैं वो कोई भी फॉरेन सोल्जर्स को नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारा बस इंडिया से ये रिक्वेस्ट था कि जितने भी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स हैं इनको आप वापस ले जाएं। बाकी हमारा कोई भी मकसद नहीं था इंडिया आउट कैंपेन चलाने का। इनफैक्ट हम तो बहुत अच्छे रिलेशन को इंडिया के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, बस हमारा छोटा सा इशू था, बाकी इन जनरल वी ऑलवेज इज इन लव विद इंडिया। तो ये देख सकते हैं मोहम्मद मुइजू जो हैं वो किस तरीके से घुमा फिरा के अपने ही स्टेटमेंट को बैकट्रैप करके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो इंडिया के प्रति कभी भी अगेंस्ट नहीं थे। साथ साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह भी कहा कि कोई भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ रेप्यूटेशन। वाह भाई, अभी आपको रेप्यूटेशन के बारे में तो ख्याल आ गया, उस समय तो आपको ख्याल नहीं आया था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है मोहम्मद मुइजू के साथ? तो मोहम्मद मुइजू की इकोनॉमी ठप पड़ी है। आपको पता है कि साउथ एशिया में सारे कंट्रीज की इकोनॉमी ठप पड़ी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी लगभग सही चल रही थी, बट अभी बांग्लादेश एनआरकी की तरफ बढ़ गया। पाकिस्तान का हालत आपको पता है, नेपाल का आपको हालत पता है, मालदीव्स का आपको हालत पता है, श्रीलंका का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है वहां पे।
भूटान इंडिया के भरोसे चल रहा है। तो एक तरीके से अगर पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की बात करें तो सबका इकोनॉमी का हालत एक ही है। और जब इकोनॉमी खराब चलता है तो आपको लोगों को भटकाना होता है, प्रोपोगंडा पे आते हो, और उसी प्रोपोगंडा में ये लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके अपने वोट को कलेक्ट करते हैं। तो मालदीव्स में भी यही हो रहा है कि उसकी इकोनॉमी देखो, अगर कर्ज देखोगे, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ये 110% है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग हमारा 60% का टारगेट है, बट अभी हम थोड़ा सा ज्यादा है, 70-80% पे। फॉरेक्स रिजर्व अगर देखोगे तो 622 मिलियन डॉलर है। इंडिया का लगभग 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। और ये जो इनका फॉरेक्स रिजर्व है, इससे जो वो कर्ज है उनका, फॉरेन डेब्ट का जो कर्ज है वो कई गुना ज्यादा है। तो एक तरीके से मालदीव जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भी मालदीव को कहा था कि मालदीव सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ, अपने कर्ज को वो नहीं चुका पाएगा, वो एक डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत ज्यादा घट गया है। सिमिलरली आईएमएफ ने वार्न किया मालदीव्स को कि मालदीव्स एक डेब्ट क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अ ह्यूज डेब्ट इट हैज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम चाइना। और आपको पता होगा रिसेंटली मालदीव्स में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी आया था मोहम्मद मुइजू के अगेंस्ट, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। किसी तरीके से मोहम्मद मुइजू इस चीज को संभालना चाह रहे हैं, कब तक संभाल पाएंगे वो तो समय बताएगा। इंडिया के लिए मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मालदीव्स जो है वो एक तरीके से इंडियन ओशियन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर इंडिया, क्योंकि पता है आपको इंडिया का जो मेन जियोपॉलिटिकल थिएटर है वो है इंडियन ओशियन, जहां पे इंडिया हमेशा से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। इंडिया को मतलब नहीं है पैसिफिक में क्या चल रहा है, साउथ चाइना सी से, हमारे तो मेन मकसद है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में दो बहुत कंट्रीज जो काफी प्रॉक्सिमिटी में है इंडिया कोस्ट के, वो है श्रीलंका और वो है मालदीव्स। रीसेंट टाइम्स में दोनों प्रो चाइनीज हो रहे थे, बट अब दोनों को समझ में आ चुका है कि आज वही चाइना उनको कर्ज में किस तरीके से फंसाया है। तो ये भले जितना भी इस तरीके के एंटी इंडिया कर लें, थक हार के उनको यही चीज आना है। बट अगर इस चीज को समराइज करें कि ऐसा क्यों होता है, इसका ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो साउथ एशिया है, आपको पता है कि कोई भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो नेशनल इंटरेस्ट पे होता है। बट साउथ एशिया में फॉरेन पॉलिसी जो है, जो लीडर्स बनाते हैं, उसको नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन से, वोट बैंक के लिए फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया जाता है। ये साउथ एशिया, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज में इस तरीके के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। जब ये लोग जियो पॉलिटिक्स पे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि वो जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस ही नहीं करते हैं, और इसी की वजह से इनका हालत ये है। आपको पता है इंडिया जब 1991 के पहले यही चीज इंडिया भी करता था, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सोवियत, ये सब के प्रति हम लोग काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करते थे, इकोनॉमी की हालत ठप थी। लेकिन 1991 में एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट किया हमने, जब हमने कहा कि हमारा फोकस रहेगा जियो इकोनॉमिक्स में। इसलिए हमने इजराइल के साथ दोस्ती किया, वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ाया, लुक ईस्ट पॉलिसी लगाया, आसियान कंट्री के साथ रिलेशन बढ़ाया। लेकिन देख लो आप पाकिस्तान, पाकिस्तान अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, प्राइमरली क्योंकि उसका फोकस क्या है, जियो पॉलिटिक्स। तो इन कंट्रीज का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और साउथ एशिया में अभी आपको पता है कि ये कोई मालदीव्स में नया चीज नहीं है, ये पूरे कंट्री कर रहे हैं। आप देखो श्रीलंका में हालत खराब, 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, लीडर को भागना पड़ा। इंडिया ने $4 बिलियन का फंड दिया विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई भी कंपल्शन, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। लेकिन देखो लीडर क्या कर रहे हैं, ये जो एकेडी लीडर चुन के आए हैं, ये कहते हैं कि अदानी के प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे। अरे भैया, अदानी का इतना इन्वेस्टमेंट है, उससे आप अपने देश को बढ़ाओ ना। सिमिलरली बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, कर्ज देने का पैसा नहीं है लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट कर रहे हैं। नेपाल में देखो, इंडिया के साथ हमेशा से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को उजागर करते रहता है, बल्कि नेपाल एक तरीके से, आपको पता है कि अगर इंडिया ब्लॉक कर दे नेपाल का ट्रेड तो क्या हालत होगा नेपाल का। और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि पाकिस्तान तो अपना दिमाग, बुद्धि सब खो दिया है। आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनका क्या कहना है, फिर से वो कश्मीर मुद्दा ला रहे हैं, फिर से वो इंडिया के एग्रेशन के मुद्दा के ला रहे हैं। आप देखिए मतलब क्या पाकिस्तान का माइंडसेट है कि आज उनका इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व कोलैप्स हो चुका है, आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, बट इसके बावजूद जियो पॉलिटिक्स, केवल पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज को समझना चाहिए कि आप इंडिया से डरे नहीं, आप इंडिया के प्रति इतना खौफ ना खाएं, आप इंडिया के प्रति इतना दुश्मनी ना पालें। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमेशा से भारत का ही रहा है। भारत एकजुट था, उसको किसी तरीके से बांटा गया है। ऑल द साउथ एशिया स्टाइड इन अ सिंगल गारमेंट ऑफ डेस्टिनी। हम सबका किस्मत एक ही है। कोई प्रॉब्लम आपके यहां होगा तो इंडिया ही करेगा आपको सपोर्ट। तो इस चीज की रियलिटी से वी कैन नॉट चेंज आवर ज्योग्राफी, दैट इज द हार्डकोर रियलिटी।
सो इन कंट्रीज को एक साथ मिलके इंडिया के थ्रू अपने बातों को रखना चाहिए। जब इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है और यही ग्लोबल साउथ की कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आप अपने व्यूज को जरूर बताएं कि आपका क्या एनालिसिस है, क्यों आपको लगता है कि साउथ एशिया में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आसियान इतने अच्छे से मिलकर काम कर रहा है, यूरोप यूनियन बना, नॉर्थ अमेरिका में देखो अमेरिका और कनाडा के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, अफ्रीका यूनियन भी कम से कम काम करता है, बट साउथ एशिया में सार्क ठप पड़ा है, कंट्रीज पे कंट्रीज कोलैप्स कर रहे हैं। तो व्हाई, व्हाट रॉन्ग इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन? आपका क्या अध्ययन है, आप जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस। An Academy. Let's crack it.